अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। हम देखेंगे कि इस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ हम अपना डेटा जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके थ्रू हम किस तरह अपने डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी साइंटिफिक मेथड को, साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि आप लोग ने अपना डेटा किस तरह फीड किया हुआ, किस तरह आप लोगों ने स्टोर किया हुआ है, उसको बाद में हमने किस तरह इंटरप्रेट किया। क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा आप लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे उसको सही तरीके से। ठीक है, आप लोग कोई भी चीज़ें जो होगी, कोई भी वैल्यूज जो होंगी वो अपने पास से फर्ज नहीं करोगे। ठीक है, जो सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिकली की हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंट्स में सारी चीज़ें ली हैं, जो कंडीशंस आपने अप्लाई की हैं, वो आप लोगों ने लास्ट में देखनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने डेटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज करना होता है, उसका एनालिसिस आप लोगों ने करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको पता है कि हम लोगों ने हाइपोथेसिस पे फॉर्म करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी एक्सपेरिमेंटेशन भी करनी होती है। ठीक है, और फिर रिजल्ट्स भी इंक्लूड करने होते हैं। अब ये सारे के सारे स्टेप जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के होते हैं बच्चों, ये आप लोगों के डेटा के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं। मीन्स कि आप लोगों ने जितनी चीज़ें आप लोगों ने सैंपल अपने इकट्ठे किए हैं, जितने आप लोगों ने कंट्रोल ग्रुप बनाया, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर इंक्लूड करनी है कि आप लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो इस तरह किया है। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हो, या इस तरह आप लोग टेबल्स के अंदर भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, ग्राफ्स बना सकते हो। डिफरेंट वेज हैं कि आप लोग किस तरह अपने डेटा को, आप लोग अपने जो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली इसका अगर हम बेनिफिट देखें, इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट आप लोगों के, जो आप लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की है, क्वालिटी को इन्हेंस करेगा। मीन्स बताएगा कि आप लोगों ने एक इंतहाई अच्छे तरीके से आप लोगों ने रिसर्च जो है वो कंडक्ट की है। ठीक है, कोई बात आप लोगों ने अपने पास से नहीं इसके अंदर कंक्लूड की है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिकली परफॉर्म की हैं, और इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों में से कोई भी अगर उठ के, आम पर्सन ले मैन भी उठ के इन एक्सपेरिमेंट्स को इन सेम कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करेगा तो उसका रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। और एवरी ह्यूमन के अंदर कोई भी पर्सन ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उसके ऊपर इसका रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। ये आप लोग अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए या फिर रिजल्ट के अंदर चीज़ें प्रोवाइड करते हो। तो ये बेसिकली हो गया डेटा ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट। वो आपसे पूछ सकते हैं कि डेटा ऑर्गेनाइज करना क्यों जरूरी है, आप लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर किस तरह अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन बच्चों बात करते हैं डेटा एनालिसिस की। अब आपने डेटा ऑर्गेनाइज तो कर लिया है, अब आपने उसका एनालिसिस भी करना है। ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्म्स हैं डेटा ऑर्गेनाइज करने की, उसके बाद डेटा एनालिसिस की। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है कि आप लोग रेशो और प्रोपोर्शन का मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों की बुक पे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, हम इसी को स्टडी करेंगे, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, डेटा एनालिसिस से मुराद क्या है? मींस कि इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो सारी कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है, आप उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो वो सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कोई आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, स्टैट की कोई, बेसिकली जब भी आप लोग डेटा एनालिसिस करते हो तो इसके अंदर बेसिकली स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस होता है। ठीक है, जिसके अंदर स्टैट जो एक साइंस का सब्जेक्ट है उसके अंदर उसको हम यूज़ करते हैं, और उस तरह फिर हम डेटा जो होता है उसको अपना कंक्लूड करते हैं। ठीक है, रेशो और प्रोपोर्शन क्या? आप लोग मैथ के अंदर रेशो और प्रोपोर्शन पढ़ते रहे हो। ठीक है, रेशो कहते हैं किसी भी दो चीज़ों के डिवीजन को भी कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हो जो चीज़ क्वेश्चन में मेंशन होती है। क्वेश्चन से मुराद ये है कि उसका डिनोमिनेटर भी होगा और न्यूमरेटर भी होगा, या फिर बटे की फॉर्म में जिसको हम जनरली कहते हैं A/B, या फिर लिख लो आप लोग 6/3। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये रेशो की फॉर्म में। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 6:3। ठीक है, ये बेसिकली क्या चीज़ होती है? एक रेशो होती है। जब भी अक्सर हम कोई डेफिनेशन देखते हैं, जब हमने कोई चीज़ लिखी होती है कि रेशो जो है, या फिर सपोज हम देख लेते हैं एक RF वैल्यू होती है। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में इसको पढ़ोगे, कोई भी RF वैल्यू है। ठीक है, RF वैल्यू बेसिकली क्रोमेटोग्राफी के अंदर होती है, ये रिटेंशन फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर जब भी कोई डिवीजन का साइन आता है, मीन्स कि एक चीज़ ऊपर है नीचे एक चीज़ है, तो हम कहते हैं कि रेशो है। ठीक है, इस चीज़ का इस चीज़ के अंदर एक रेशो है। इसको ऐसे कहा जाता है कि रेशो ऑफ वन नंबर टू एन अदर नंबर। ठीक है, और आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जब भी किसी चीज़ का रेशो लिया जाता है तो उसके साथ कोई यूनिट भी नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नो यूनिट विद रेशो। ठीक है, जब भी किसी चीज़ का आप लोग रेशो लोगे तो इस चीज़ का कोई भी यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शन क्या है? सिंपल इस तरह, जब आप लोग दो डिफरेंट रेशोज को आपस में एक दूसरे के बराबर कर देते हो तो आपके पास प्रोपोर्शन बन जाता है। मीन्स कि A/B इज इक्वल टू A/B, या आप लोग हिसाब लिख सकते हो A/B प्रोपोर्शन A/B। ठीक है, ये आप लोगों की प्रोपोर्शन की वैल्यूज है।
अब इसका बच्चों फायदा क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने 9th में देखा होगा या आप लोग पढ़ भी रहे हो कि रेशो के अंदर क्या होता है कि आप लोग फाइंड कर लेते हो कि इस चीज़ का रेशो कितना आया है, ठीक है। प्रोपोर्शन के अंदर क्या है कि आप लोगों को 2 रेशोज गिवन नहीं होगी, ठीक है। अब इनमें से अगर कोई एक रेशो की वैल्यू भी नोन नहीं होगी ना, अननोन होगा आपके पास, तो आप लोग उसको फाइंड कर सकते हो बाय गिविंग इट वैल्यू x। किस तरह देखो आप लोग, आपके पास है a रेशो b प्रपोर्शन c रेशो x। अब आपके पास 3 वैल्यू जो है वो नोन है, a b और c की वैल्यू नोन है। अब आप लोग x की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हो। किससे फाइंड कर सकते हो, अभी हम न्यूमेरिकली भी इसको देख लेते हैं। सपोज आपके पास आता है 6/3 प्रपोर्शन 2 रेशो क्वेश्चन मार्क लगा दो या फिर एक्स लगा दो, ठीक है। अब आपको पता है इसको प्रपोर्शन को साइन को खत्म करके हम इज इक्वल टू का साइन भी डाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 6/3 इज इक्वल टू 2/x, ठीक है। आप जब इसको यहाँ पे जाके डिवाइड करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आप लोगों के पास x का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग अपनी प्रपोर्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो गिवन आप लोगों को दिया हुआ है कि साइंटिस्ट जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। प्रपोर्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप लोगों को बार बार जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म नहीं करना पड़ता है, आप लोग आसानी से अपनी वैल्यू जो है वो कंक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पर जो उन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आप लोगों को दी हुई है, वो दी हुई है किस तरह के, एक बायोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैंने अपनी 100 हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाया है एक मलेरियल, ठीक है, एक मॉस्किटो के साथ, ठीक है। अब मैंने देखना है कि कितनी 100 स्पैरोज होती हैं वो इन्फेक्ट होती हैं, ठीक है। इससे पहले उसने क्या किया कि जो उसने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके रिजल्ट जो कंक्लूड किए, उसमें उसने क्या किया था, 20 हेल्दी स्पैरोज ली थी, ठीक है, जिसमें से 14 जो थी जिनको बाइट करवाया था मॉस्किटो से उनको मलेरिया हो गया था। तो उसने क्या किया, पहली रेशो क्या थी 14/20 के मीन्स के 20 में से 14 जो थी वो इन्फेक्ट होंगी, और दूसरी रेशो क्या थी कि हमने फाइंड करनी है कितनी होंगी 100 में से, ठीक है। इसका रूल होता है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो पहले आ रही है और जो चीज़ बाद में थी वो बाद में रही है। आप लोगों को मैथमेटिक्स स्टूडेंट आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह आता होगा, आप लोग पढ़ भी रहे होगे भी इन चीज़ों को, ठीक है, रेशो और प्रपोर्शन चैप्टर्स को। तो अगर आप लोग इसको डिवाइड करो 14/20 इज इक्वल टू x/100, ठीक है। अगर आप लोग इसका प्रोडक्ट लो तो आपके पास आंसर आता है 100/20 क्रॉस 14 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70। तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से अगर आप लोग मॉस्किटो को बाइट करवाओगे 100 हेल्थी स्पैरोज को, तो 70 में जो 100 में से 70 होंगी वो इन्फेक्टेड होंगी कि उनको मलेरिया जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पर्पज होता है कि डेटा एनालिसिस का, कि किस तरह आप लोग अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हो, उसको किस तरह आप लोग फाइंड कर सकते हो मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करके। तो ये था बेसिकली बच्चों आप लोगों का आज का लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना क्यों जरूरी है, डेटा एनालिसिस किस तरह हो सकते हैं, आपको रेशो प्रपोर्शन के दरमियान डिफरेंस आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंस होती है डेटा ऑर्गेनाइज करने की, डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्यों इतनी नेसेसरी है, और डेटा एनालिसिस के क्या मेथड हो सकते हैं, हम किस तरह इसको डेटा एनालिसिस को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे इनको हम कवर अप कर सकते हैं। तो आज की इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।